Hello students, let us start next session, next part for this chapter. Before starting this chapter, let us do the revision of the main topics for this chapter, the French Revolution. As we had studied in this chapter before, that the French people attacked on Bastille Fort, that is a king palace in France, and all these things had happened because people had no right knowledge what king has to do. That's why they attacked on the palace. They thought that soldiers are coming to attack on them. So this was a गलत फहमी के शिकार हो गए थे लोग और उन्होंने किंग्स के पैलेस पे अटैक कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। किंग जो हैं अपने पैलेस में भेजते हैं, किंग्स जो है सिटी की ओर सोल्जर्स को सेंड करते हैं देखने के लिए कि सब व्यवस्था वहाँ सही है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि सोल्जर्स हम लोगों को अटैक करने वाले हैं, हम लोग को प्रिजन में डालने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाते हैं। लोग ऐसा गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। सो आई थिंक नाउ इट इज़ नाउ क्लियर। और अब तो आप लोग के सामने नोट्स भी है, आप लोग इस नोट्स को भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे। नोट्स बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे और रेफरेंस लिंक में भी मैं जो आप लोग को शेयर जो कर रहा हूँ मैग्नेट ब्रेन्स का, तो वहाँ से भी और इस नोट्स सेम नोट्स है, तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसीईआरटी बुक के द्वारा भी लाइन बाय लाइन पढ़ के कवर किया जा रहा है इसमें। हाँ, एनसीईआरटी बुक टोटल लाइन बाय लाइन पढ़ के कवर नहीं होगा उसमें से, जबकि मैं जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ के देख सकते हैं। कोई भी चीज़ उससे बाहर का नहीं है या फिर कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आप लोगों को बुक भी पढ़ के दिखाऊंगा, ठीक है ना। सेम चीज़ उसमें भी मैच करेगा। जैसे यहाँ पे किंग पैलेस के बारे में, बेस्टाइल फोर्ट के बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक है ना, सोल्जर्स के बारे में, 7 प्रिजन्स, ठीक है ना। ये सारा चीज़ फर्स्ट पेज पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जाएगा। सेम चीज़ है यहाँ पे, देखिए। ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई द सिटी of Paris was at a state of alarm. The king had commanded troops to move in the city. सिर्फ मूव करने के लिए बोला गया था। Rumors, ठीक है ना, गलतफहमी, spread that would soon order the army to open fire upon the citizens. सेम चीज़ बुक में है। तो एक बार जब नोट्स से हम लोग समझ लेंगे तो बुक भी एनसीईआरटी बुक भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों का काम है। इसको आप लोग के टीचर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाले हैं, आप लोग को पढ़ के समझना है। इसलिए आप लोग को नोट्स भी शेयर किया जा रहा है, बार बार ये चीज़ बोला जा रहा है। उसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो रेफरेंस लिंक भी दिया गया है। रेफरेंस लिंक के माध्यम से आप लोग पार्ट बाय पार्ट, ये नहीं बोला जा रहा है कि पूरा चैप्टर एक दिन में ही ख़त्म करना है। रेफरेंस लिंक में टोटल चैप्टर दिया गया है। आप लोग को जितना आज पढ़ाई हुआ उतना ही कवर वहाँ से भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। हालाँकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में जैसे कि ये चीज़ सारा बोला गया है, ये सारा चीज़ क्या था, फ्लैशबैक। मतलब ये सारा चीज़ ऐसा होता है पीछे, और उसका मेन रीज़न क्या होता है। तो मेन रीज़न वहाँ का अब सोसाइटी समझेंगे और वहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। तो वो सारा चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अगेन वी कम बैक टू आवर नोट्स, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब बिफोर 1789, क्योंकि ये सारा घटना कब का था, 1789, जो पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया गया था। 1789 का ये सारा घटना है। वहाँ पे कैसा सोसाइटी था,
फ्यूडल सोसाइटी, उसको बोलते हैं फ्यूडल सोसाइटी, इसको ओल्ड रिजीम भी बोला जाता है। और सोसाइटी हम लोग का मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड था। इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट। फर्स्ट ई स्टेट में कौन से पीपल आते थे? क्लर्जी, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट में पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबर्स। ठीक है, तो क्लर्जी कौन होते हैं? जो कि पुरोहित होते हैं, फादर्स होते हैं, ठीक है ना, उसको पंडित भी कह सकते हैं। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी मतलब किंग्स एंड देयर फैमिली, किंग्स के साथ साथ उनकी जो भी रिलेटिव है, फैमिली है, ये सारे कुछ में आते हैं सेकेंड स्टेट में। और थर्ड स्टेट में बाकी के रेस्ट पीपल जो कि किसान हो गए, किसान को ही यहाँ पे पीजेंट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बार बार पीजेंट्स आएगा तो समझ जाएंगे आप लोग वो क्या है, किसान है। चलिए ठीक है, फार्मर, मर्चेंट्स, लेबर्स, ठीक है ना, व्यापारी और लेबर्स। अब इसमें एक वर्ड है फ्यूडल। वर्क्स आर गिवन टू डिफरेंट पीपल। वर्क्स मतलब कि चलिए ठीक है, मान के चलिए क्लर्जी हो गया, पंडित तो कोई काम करते हैं नहीं। तो नोबिलिटी जो होते हैं, आप लोग जानते हैं नोबिलिटी बैकग्राउंड के पीपल, तो वो लोग जन्म जन्म से ही उनका क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाता है। वो लोग तो राजा हैं, वो लोग तो आराम से बैठेंगे, ठीक है, उन लोग का काम चलते रहेगा, वो लोग सिर्फ ऑर्डर देंगे, कोई काम तो करने वाला है नहीं। तो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट को तो प्रिविलेज तो मिल गया, बचा थर्ड स्टेट। तो ये स्वाभाविक सी बात है, देख के ही लग रहा है कि थर्ड स्टेट जो है पूरा दबाव उन लोगों को मिलेगा, पूरा काम दिया जाएगा, उन लोगों को काम के बदले टैक्स भी लिया जाएगा, तो सारा दबाव यहाँ पे आ रहा है। तो हो सकता है यही मेन रीज़न हो, लेकिन इसको हम लोग कहानी में समझेंगे क्या क्या इसमें बदलाव हुआ, क्या हुआ, ठीक है। अब आ रहा है इसमें फ्यूडल। वर्क्स आर गिवन टू डिफरेंट पीपल। इन फ्रांस किंग डिस्ट्रीब्यूटेड हिज ओन वर्क्स of agriculture on his own field to the farmers, and instead of that he used to take tax from them. अपने फील्ड में उन्होंने काम बांट दिया गया था, किसको? किसान को, एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, पेजेंट्स को। और उसके बदले वो क्या करते थे? उसके बदले वो क्या लेते थे? टैक्स लेते थे उनसे। इन 1774 मीन्स 1789 से पहले की बात है, 1774, लुइस 16 ऑफ बॉर्बन फैमिली, बॉर्बन फैमिली के जो किंग थे लुइस 16, ही वॉज द किंग, उन्हें वही थे, वहाँ के राजा थे। और उनकी शादी किससे हुई थी? मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी ऑन्टनी, और ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के द्वारा उनका क्या हुआ था? शादी हुई थी। Upon his accession, he found an empty treasure. Upon his accession, तो उनका जो पूरा का पूरा जो ट्रेजरी था, उनका पूरा का पूरा जो धरोहर था, वो पूरा क्या हो गया था? खाली हो गया था। खजाना जो है, खजाना जो है वो क्या हो गया था? खाली हो गया था। तो उसका रीज़न हम लोग देखेंगे आगे। और फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट एंजॉइंग प्रिविलेज बेस्ड ऑन देयर बर्थ, ये चीज़ बोला जा रहा है इसमें। एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्स, और वो लोग बार बार उनको ज़्यादा टैक्स भी दिया जाता था पे करने के लिए उनको, जो कि वो लोग नहीं चाहते थे। एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्स मतलब कि इन लोगों को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, इन लोगों को कोई भी ऐसा टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाता था ऊपर से। थर्ड स्टेट टू द पीपल वर्क अंडर देम, और थर्ड स्टेट के पीपल उनके अंडर में काम भी करते थे। थर्ड स्टेट दे वेर ऑब्लाइग टू पे टैक्सेस रेंडर सर्विसेज, और उन लोगों को ऐसा दिया गया था कि आप लोगों को ज़रूरी है, आप लोग को टैक्स भी पे करना पड़ेगा और सर्विसेज भी देना पड़ेगा। डिस्पैरिटी बिटवीन थ्री स्टेट्स, तो यहाँ से तीनों में भेदभाव हो गया। टू टाइप्स, और टैक्स कैसे थे? टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टिथेस एंड टैली। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ये टैक्स का जो दोनों प्रकार है, तो वो कैसे कैसे टैक्स थे। टिथेस टैक्स लिव्ड बाय द चर्च 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। अगर आपका प्रोड्यूस टोटल जितना होता है उसका 10 हिस्सा का एक हिस्सा
आपको चर्च को दे देना है। तो ये हो गया टिथेट्स। तो ये दोनों जबकि टैक्स लगता था। और टैली, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी उसको डायरेक्ट आप दे दीजिए। पहले चर्च के लिए 10 हिस्सा में से एक हिस्सा निकाल दीजिए, फिर उसके बाद से डायरेक्टली हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, स्टेट को दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। वो हो गया टैली। वेरियस रीजन्स फॉर द एम्प्टी ट्रेजर। तो ऐसा बोला जाता है कि एम्प्टी ट्रेजर क्यों हुआ, क्या चूहे खा गए, ऐसा क्या बात है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, तो उसका मेन रीज़न ये है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार ड्रेन्ड द रिसोर्सेज, और साथ में तो मान के चलिए एक्स्ट्रा प्रिविलेज जो भी दिया गया फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज को, उसके बाद से लंबा वार भी चलता है किसके किसके बीच, ठीक है ना, ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच। ये एक यहाँ पे कुछ स्केच खींचा गया है, ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच वार चलता है। और सेम टाइम पे जो है ब्रिटेन जो है किसको कब्जा करके रखा हुआ था, यूएसए को, यूएसए को कब्जा करके रखा हुआ होता है, जो कि उस पर रूल कर रहे होते हैं। और यूएसए एंड फ्रांस वेयर बेस्ट फ्रेंड्स, वो लोग क्या थे, फ्रेंड्स थे। इसीलिए उसको फ्रेंड को मदद करने के लिए फ्रांस क्या करता है, फ्रांस जो है यूएसए को हेल्प करता है बहुत तरीके से, जैसे बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करना, उन लोगों के लिए खाना मुहैया कराना, बहुत सारा चीज़ वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो जबकि सेम टाइम पे सस्टेनेबल क्राइसिस का भी माहौल उत्पन्न हो जाता है, बैड हार्वेस्टिंग हो जाता है, ठीक है ना, फसल वगैरह नाश हो जाता है, और सेम टाइम पे आप किसी का मदद भी कर रहे हैं, और मदद भी कर रहे हैं और दूसरे देशों से आप लोन लेकर के मदद कर रहे हैं। जब लोन ले लेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा आपका हाई हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, देन व्हाट विल हैपन एट द सिचुएशन ऑफ सस्टेनेबल क्राइसिस, वार का हम लोग का जो है गृह युद्ध हो सकता है, जो है लोग वहाँ का, अगर तो आप बोझ किस पे डालेंगे, वहाँ के लोगों पे बोझ डालेंगे। तो सेम क्या होता है कि लोग वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप टैक्स लेना चाहेंगे तो लोग क्या होंगे, गुस्सा हो जाएंगे वो लोग। तो ये सारा चीज़ बन रहा था माहौल। तो एक बार देख लेते हैं इसी चीज़ को। वार बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, मनी वेर रिक्वायर्ड टू फ्रांस टू परचेज वेपन्स, ठीक है ना, और वेपन में भी खर्चा हो रहा था। मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेस टू वर्स, और उसके बाद से आप जो है ना, वो जैसे कि अगर मान के चलिए बहुत बड़ा कोर्ट है या फिर बहुत बड़ा हम लोग का पार्लियामेंट हाउस है, तो उसको मेंटेन करने में तो पैसा लगता है। अगर कहा जाए इफ़ एनी वन आज टू लिव इन, फॉर एग्जांपल दिया गया है राष्ट्रपति भवन, देन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस चार्ज एक्सपेंड बाय हिम टू मेंटेन द भवन विच इज़ अबाउट 1 करोड़ इन अ ईयर, सिक्योरिटी, क्लीनिनेस एक्सेट्रा। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे लगता है। तो इतना बड़ा भवन को कैसे मेंटेन किया, तो सेम बोला जा रहा है कि वहाँ पे पैलेस को, कोर्ट को कैसे मेंटेन किया जाता इस सिस्टमल क्राइसिस के सिचुएशन में। तो ये सारा भी एक कारण था। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉमन इनेमी, 2 बिलियन लेबर्स डेब्ट, और वहाँ पे कॉमन इनेमी भी था और वार भी कर रहे थे ब्रिटेन से, और 2 बिलियन लेबर डेब्ट भी उनका हो गया था, ठीक है, उतना वो लोग कर्ज भी ले लिए थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड बाय फ्रांस टू अमेरिका व्हेन अमेरिका गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन, और अमेरिका जब उनको जो है फ्रीडम मिल जाता है, वो लोग जब स्वतंत्र हो जाते हैं किससे, ब्रिटेन से, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है गिफ्ट दिया जाता है फ्रांस के द्वारा। एक तो आपका स्थिति सही नहीं है, लेकिन तब पर भी आप लोन ले करके और क्या कर रहे हैं, अब बहुत महंगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दे रहे हैं किसको। तो ये भी एक कारण है। ऑल्सो फ्रांस प्रोवाइडेड फंड मनी टू अमेरिका व्हेन अमेरिका वाज अंडर ब्रिटेन, वही चीज़ बोला जा रहा है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। फ्रांस टुक टू मैनी लोन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम। ऑल द थिंग्स विच वी आर रीडिंग आर द सेम इन द बुक में भी हम लोग अभी देखेंगे। हाई इंटरेस्ट लोन्स, लार्ज अमाउंट, रेगुलर एक्सपेंसेस, आर्मी कोड, टैक्स वाज पेड ओनली बाय द थर्ड स्टेट। और ये सारा टैक्स किसके द्वारा पे किया जाता था और किसके मदद से चलता था, ओनली थर्ड स्टेट, क्योंकि वहाँ पे कोई काम करने वाला है नहीं। थर्ड स्टेट में कौन कौन से ऐसे पीपल थे, पीजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, फार्मर्स थे, ये सारे लोग वहाँ पे थे थर्ड स्टेट में, और वो सारे लोग को
दबाव डाल करके, एक्स्ट्रा टैक्स ले करके, मैनी टैक्सेस ले करके, टैक्स बढ़ा करके, और ये चल रहा था. इफ़ दे वांटेड अमाउंट इन ट्रेजर्स देन अमाउंट शुड ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम वेल्दी पीपल लाइक फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट. अगर अगर आपको और भी अमाउंट अगर चाहिए, खजाने में और भी अमाउंट चाहिए, तो आप टैक्स लीजिए फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट से भी, तो मेंटेन रहेगा. किंग वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्स, ठीक है ना. और किंग क्या करते थे, बार बार टैक्स को क्या करते थे, बढ़ा देते थे. ठीक है, तो ये सारा चीज़ है. अब लेट अस सी, अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग बुक में भी. ठीक है. It also says in the book first stage, second stage and third states. ठीक है, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ठीक है ना, लॉयर्स, ये सारे थे, पीजेंट्स एंड स्मॉल पीजेंट्स, ये सारे थे थर्ड स्टेट में. Also says in 1774 Louis XVI was former family kings and settled the throne. ठीक है ना. और वहाँ पे यहाँ पे अगर हम लोग टैक्स के बारे में देखेंगे तो टीथेस एंड टेल्स टू टाइप ऑफ टैक्सेस हैज़ बीन मेंशन्ड इन योर बुक ऑल्सो दैट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं. उसके बाद से अगर हम इसमें देखेंगे यहाँ पे long years war drained the financial resources of France, added to his war cost, maintaining an extravagant court of immense palace Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 अमेरिका colonies to gain their independence from the common enemy Britain. मतलब कि अमेरिका को वहाँ पे हेल्प किया जा रहा है. ठीक है ना. The war added more than a billion livres to डेप्ट, वो कर्ज हो गया था, डेट ऑलरेडी रीजन ऑफ मोर देन 2 बिलियन लिवर्स. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है. तो इसको बुक से भी पढ़ के समझेंगे, और आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करें, और जितना भी क्वेश्चन आप लोग से होता है इसको बनाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस